morning to all of you again and welcome to my A1 classes. A1 classes, a traditional way of teaching and learning. Today's topic is refraction. Before starting the refraction, there is something left with the reflection, that is uses of concave and convex mirror. So what are the uses of concave and convex mirrors are written to my whiteboard. As you see, uses of concave mirror and convex mirror. First one, torches. Concave mirrors are used mostly in the torches, searchlight and vehicle headlights. Why they are used? Sometime in board exams, in your school exams or test papers, a question is arises that why we use the concave mirrors in the headlight of the vehicles. There is a simple answer is that concave mirrors always give you a straight beam of light. We know that when a light is passed from the focal point or principal focus, it goes parallel to the principal axis. हमने एक रूल पढ़ा था कि जब लाइट फोकल पॉइंट से निकलती है और रिफ्लेक्ट होती है तो इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है. तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो इसका मतलब जो बीम बनेगी वो पैरेलल बीम बनेगी. सो द डिस्टेंस ऑफ द लाइट एंड द मिरर्स, जो मिरर्स होते हैं कॉन्केव मिरर्स होते हैं उनका और जो डिस्टेंस होता है बल्ब का वो इस तरह से रखा जाता है कि लाइट जो है वो फोकस पॉइंट से पास हो और पैरेलल बीम के रूप में आप लोगों को दिखाई दे. सो वी यूज द टॉर्च, सर्च लाइट एंड व्हीकल we use the concave mirrors in these objects, torch, searchlight and the vehicle headlight. Second thing, shaving mirror. You go to the salon, a barber shop, बाल कटाने जाते हैं हम लोग, शेविंग वगैरह करवाने जाते हैं, बच्चों के बाल कटाने ले जाते हैं. So we have to see that the mirror is have the sometime show the face some bigger as compared to your face. आपके फेस से थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है फेस. किसका फेस बड़ा दिखाई देता है? जो मिरर में हम लोग देख रहे हैं. ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन ये है कि जो सीट होती है मिरर के सामने हमारी, वो इस पोजीशन पे रखी जाती है कि हमारा फेस थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे. मतलब जो हमारी इमेज बने उसके अंदर वो लार्ज बने. लार्ज कब बनेगी? जब वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी. क्लियर? तो वी हैव टू पुट आवर सीट बिटवीन द पोल एंड द फोकल पॉइंट. तो हमारी जो सीट होती है वो सैलून जो मास्टर होता है, ये सैलूनर होता है, ये बार्बर होता है, वो हमारी सीट को फोकस पॉइंट और पोल के बीच में रख देता है ताकि हमारी इमेज उसके अंदर इरेक्ट और वर्चुअल बने और थोड़ी बड़ी बने ऑटोमेटिकली. एंड द नेक्स्ट डेंटिस्ट मिरर सिमिलर टू द शेविंग मिरर. अगर कुछ लोग डेंटिस्ट के पास गए हैं तो उसके पास एक मिरर होता है, उसके दांत का साइज बड़ा दिखाई देता है. उसका भी रीजन ये है कि वो मिरर को आपके बिल्कुल दांत के उस पॉइंट पे लेके आएगा जहां पे उसकी वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी और वो बड़ी बनेगी. सोलर फर्नेस. व्हाई सोलर फर्नेसेस आर यूज्ड एज इन concave mirrors are used in a solar furnace. इसके पीछे रीजन ये है कि we know that when a light is come to the concave mirror, it concentrate on the, और कह सकते हैं it can be collected on the focal point. फोकल पॉइंट के ऊपर क्या होता है? कलेक्टेड हो जाता है, या कह सकते हैं हम लोग उसके ऊपर आके कंसंट्रेट होता है और वहां पर एक लार्ज एनर्जी प्रोड्यूस होती है. दैट एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एट ए स्मॉल टाइम और इन ए फ्यू small time, in a minimum time. So we use the solar furnace because the light come to the parallel to the principal axis are focused on the focal point or principal focus. This can be taken by the example of, कई बार आप लोग क्या करते हैं, एक लेंस लेते हो, उस लेंस से क्या करते हो आप लोग लाइट को कंसंट्रेट करते हो और कागज को जला देते हो. This is same here. The लाइट इज कंसंट्रेटेड ऑन ए पॉइंट. फॉर एग्जांपल सोलर फर्नेस में क्या होता है, जैसे ये कॉनकेव पार्ट है,
लाइट इसके ऊपर आती है और लाइट एक पॉइंट पे जाके कंसंट्रेट होती है। ये लाइट आ रही है और ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट या कोई भी यूटेंसिल लगा रहता है, यहाँ पर लाइट आके क्या होती है, कंसंट्रेट होने लगता है। ये लाइट आ रही है और यहाँ पे आके ये कंसंट्रेट हो रही है। तो दैट पार्ट हैज अ हाई हीट कंसंट्रेशन पॉइंट। बहुत ज्यादा हाई हीट होती है और हाई हीट होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, लाइट उसे कह सकते हैं हम लोग, हीट बहुत ज्यादा जनरेट होती है और दिस हीट इज यूज्ड फॉर एज ए कुकिंग द फूड, बॉइलिंग द वाटर और एनीथिंग यू वांट। तो दिस इज कॉल्ड ए सोलर फर्नेस। एक नॉर्मल फर्नेस होता है उसमें हम हीट यूज करते हैं, लेकिन सोलर फर्नेस में हमने सनलाइट की हीट को कंसंट्रेट किया जाता है एक पॉइंट पे और वहां पे हम लोग खाना बना सकते हैं। तो दीज आर द 4 uses for the concave mirror. First one, torches, searchlight, vehicle headlight for the powerful parallel beam. Second one, saving mirror to see the large image of face. Similarly, dentist mirror to see the large image of teeth and the large solar furnace. Now come to the next point. Next topic. That is convex mirror. Convex mirror का use ज्यादा नहीं होता. It is mostly used in the side view mirror of the vehicles. Side view mirror of the vehicles में हम लोग इसको यूज करते हैं। इसका रीजन क्या है? देखो, साइड व्यू मिरर के अंदर एक तो हमको लेटरल इन्वर्जन मिलता है, वो तो हम लोग जानते हैं कि हमने प्लेन मिरर के अंदर पढ़ा था, लेटरल इन्वर्जन होता है। यू हैव टू सी द एम्बुलेंस इन अपोजिट डायरेक्शन, इट विल बी सीन करेक्ट वे। रिटर्न इन द अपोजिट डायरेक्शन और इनवर्स डायरेक्शन, यू हैव टू सी इन द करेक्ट वे इन योर साइड व्यू। ये तो एक नॉर्मल है कि हम लोग पीछे की चीज दे सकते हैं, लेकिन हम लोग यूज क्यों करते हैं इसको? देखो क्या होता है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये डाइवर्जेंट नेचर का है, मतलब लाइट को डाइवर्ट करता है। तो हम लोग देखो, कोई भी चीज जब डाइवर्ट होती है तो ये ज्यादा एरिया में फैलती है। जैसे यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर लाइट आएगी और वो डाइवर्ट होगी, और जैसे ही वो डाइवर्ट होती है तो एरिया इंक्रीज होता है। तो जितना ज्यादा एरिया इंक्रीज होगा उसको वो अपने अंदर क्या कर लेता है, समेटने की कोशिश करता है, हमको दिखाने की कोशिश करता है। तो वी आर एबल टू सी ए लार्ज व्यू फील्ड या फील्ड व्यू ऑफ द बिहाइंड सीन। हमारे जो पीछे जो सीन है उसका लार्ज व्यू हमको देखने को मिलता है। और ड्राइवर कैन बी एबल टू, ये इनेबल टू, ड्राइवर कैन बी इनेबल टू ड्राइव सेफली। और पीछे वाली गाड़ियों का उनको पता है कि भाई ट्रक आ रहा है, कि बस आ रही है, कि क्या चीज आ रही है, तो उसको वो साइड दे सकता है इफ दे दीजिए रिक्वायरमेंट। अगर रिक्वायर्ड है तो साइड दे दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। तो मेन पॉइंट इज दैट कि दीज आर यूज्ड इन ए रियर व्यू मिरर, एज ए रियर व्यू मिरर और साइड मिरर्स ऑफ द व्हीकल। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, व्हीकल के मिरर के ऊपर लिखा रहता है द ऑब्जेक्ट इज सीन टू बी नियर एज दे आर नॉर्मली अपीयर। मतलब जो हमको नॉर्मली चीज दिखाई देती है उससे वो थोड़ा नजदीक दिखाई देता है। तो दीज आर द मेन यूज ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। दूसरी चीज, कॉन्वेक्स मिरर में जो साइज होती है वो थोड़ी छोटी बनती है। हम लोगों ने देखा था, डायग्राम बना के देखा था। तो जो इमेज साइज है वो छोटी बनती है, तो उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स इजीली हम लोग देख सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा कॉन्वेक्स मिरर का यूज आता है टर्न्स पे। जो शार्प टर्न्स होते हैं, रोड के जो शार्प टर्न्स होते हैं, उन पे भी हम लोग कॉन्वेक्स मिरर्स को यूज करते हैं। दैट सम व्हीकल या ड्राइवर कैन बी सी द ऑब्जेक्ट और व्हीकल इज कमिंग टुवर्ड इट फ्रॉम ए शार्प पॉइंट। जैसे कोई मोड़ है बहुत ज्यादा घुमावदार, तो वहां पे उस पॉइंट को लगा देंगे तो वहां पे वो दूसरी तरफ के व्यू को इजीली देख सकता है। दैट कैन नॉट बी सीन बाय आवर आईज, जो हम लोग देख नहीं सकते उसको वो मिरर दिखा देता है। तो इसके दो यूजेस हो गए। फर्स्ट वन, इट इज ए साइड व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल्स, या रियर व्यू मिरर्स ऑफ द व्हीकल्स, या बैक मिरर्स ऑफ द व्हीकल्स। और सेकंड पॉइंट हो गया, इट इज यूज्ड इन द शार्प टर्न्स, शार्प टर्न्स के अंदर यूज किया जाता है। तो दे आर द सम यूजेस ऑफ द कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर। नाउ यू हैव टू सीन इट, आप इसको देख सकते हो इजीली। और इफ यू वांट टू नोटेड इट, you can take the screenshots of these notes and keep it for your future use. Okay,
Now come to the next topic, that is today's topic, that is refraction. Refraction. The first question that arises in our mind कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में अंतर क्या होता है. सुनने में तो एक जैसा लगता है कि रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है. तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन जो वर्ड है इसमें ज्यादा अंतर नहीं है. इट इज ए स्मॉल डिफरेंस बिटवीन दीज. देखो, इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो रिफ्रैक्शन के टाइम भी इमेज फॉर्मेशन होती है, रिफ्लेक्शन के टाइम भी इमेज फॉर्मेशन होती है. लाइट जो डाइवर्ट होती है वो रिफ्लेक्शन में भी होती है, रिफ्रैक्शन में भी होती है. कंसंट्रेट होती है वो भी रिफ्लेक्शन में भी होती है, रिफ्रैक्शन में होती है. फिर हम लोग इसको अलग अलग क्यों पढ़ते हैं? एक्चुअली होता क्या है कि रिफ्लेक्शन में कोई भी जो सरफेस होती है उसके पीछे कभी भी लाइट क्रॉस नहीं करती. इट वी कैन नॉट बी क्रॉस द सरफेस और द सरफेस कैन नॉट बी ट्रांसपेरेंट. इट इज ओनली रिफ्लेक्टेड. मीन्स जो सरफेस होती है वो रिफ्लेक्टेड होती है. फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूं. You have to see that this is a mirror. ये एक मिरर है. इस मिरर के ऊपर जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो रही है. यू कैन सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट. आप ऑब्जेक्ट की इमेज को देख सकते हैं. क्लियर? जैसे ये उंगली है, इसकी इमेज आपको दिखाई दे. तो दिस इज ए मिरर. मिरर के पीछे देखो, दिस इज पॉलिश्ड. ये पॉलिश्ड पार्ट है. तो मीन्स ये वाला जो पार्ट होगा वो रिफ्लेक्टेड पार्ट हो गया, ये वाला जो पार्ट हो गया वो पॉलिश्ड पार्ट हो गया. क्लियर? तो मीन्स रिफ्लेक्शन के अंदर कोई भी सरफेस होती है, दूसरा पार्ट में आगे यहाँ लिख लेता हूं रिफ्लेक्शन समझने के लिए. तो रिफ्लेक्शन में देखो, रिफ्लेक्शन के अंदर ये एक ऑब्जेक्ट है जिसे लाइट क्रॉस होती है और इधर भी यही ऑब्जेक्ट है जिसे लाइट क्रॉस नहीं होती. मीन्स इट इज पॉलिश्ड फ्रॉम बिहाइंड. ये यहां से पॉलिश कर रखा है. तो देयर इज ए वन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. इसके ऊपर एक ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, जबकि रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोथ साइड हो सकती है. दोनों मतलब मींस इट विल बी ए ट्रांसपेरेंट थिंग. कैसी थिंग है ये? एक ट्रांसपेरेंट थिंग, ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल विंडो ग्लासेस. विंडो ग्लासेस क्या होती है? ट्रांसपेरेंट होती है. द लाइट कैन बी इजीली क्रॉस फ्रॉम इट. अगर वहां पे मैं सिंपली रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा दूंगा तो कमरे में अंधेरा रहेगा, रोशनी नहीं आएगी. लेकिन हम लोग विंडो मिरर्स के अंदर पूरी कंप्लीट दोनों सब ट्रांसपेरेंट लगाते हैं ताकि अंदर लाइट आ सके, उस ग्लास में से लाइट अंदर आ सके. तो वी हैव टू यूज द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. Here we cannot be use the transparent object. There is one side is polished, other side is reflecting. Here both sides are reflecting. This is the main difference between the reflection and reflection. Now come to the point कि what is refraction? Reflection means the bouncing back of the light from the reflecting surface. Then what is the refraction? The refraction is a phenomenon in which the light is pass from one medium to another medium. अब यहाँ पे मीडियम डिवाइड होते हैं, जबकि रिफ्लेक्शन में मीडियम डिवाइड नहीं होते. लाइट ऑलवेज रिफ्लेक्ट इन द सेम मीडियम. उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी जिस मीडियम से वो आ रही है. जबकि रिफ्रैक्शन के अंदर लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम के अंदर क्या कहते हैं ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट हो सकती है. कैसे होती है? जस्ट सी इट. If there is an object, there is a object. ये एक ऑब्जेक्ट है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं. सपोज दिस इज ए ग्लास स्लैब. ये क्या है? एक ग्लास स्लैब. अब इस ग्लास स्लैब से क्या लेना देना है? देखो, हम लोग इसके अंदर एक मीडियम की बात करते हैं
तो मीडियम कैसा होना चाहिए? देखो मीडियम तीन तरह के होते हैं। एक मीडियम होता है डेंसर मीडियम, एक मीडियम होता है रेयर मीडियम, और एक होता है वैक्यूम। वैक्यूम को हम रेयर के साथ रखते हैं, लेकिन मोस्ट रेयरली जो मीडियम होगा दैट इज वैक्यूम। अब मीडियम्स को हम लोग डिवाइड किस बेसिस पे करते हैं? द मीडियम्स कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी, और मे बी इट सेड एट कॉनोटेशन। ठीक है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी के बेसिस पे हम लोग मीडियम्स को डिवाइड करते हैं। तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? ऑप्टिकल डेंसिटी मींस द मीडियम हाउ मच लाइट इज पास थ्रू ए मीडियम, या at what intensity light can pass through a medium, at what speed the light can transfer to a medium from a medium. तो connotation जो word है it is here for the optical density, and this connotation or optical density means the medium denser or rare. सेकेंड, अगर मैं सिंपल वे में बात करता हूं तो आप लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं रोड का, सड़क का। एक हाईवे है, उस पर ट्रैफिक का दबाव कम होता है, यू हैव टू गो विद इन ए स्पीड विथ योर कार। एक कार से एक पर्टिकुलर स्पीड पे जा सकते हो, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा सकते हो, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सकते हो, बट यू कैन नॉट बी रन द कार इन ए ट्रैफिक एरिया इन योर कॉलोनी और इन योर मार्केट एरिया। व्हाई? बिकॉज देयर इज ए मच क्राउड एज कंपेयर टू द हाईवे। हाईवेज पे जो क्राउड होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि स्पेस ज्यादा होती है, स्पेस ज्यादा होती है, और जो ट्रैफिक है वो कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं होता। देयर इज सम मच डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच में डिस्टेंस होता है, वो मच डिस्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल एक यहाँ चल रहा है तो एक 10 मीटर आगे चल रहा होगा, एक 50 मीटर आगे चल रहा होगा। लेकिन वहीं पे ही अगर मार्केट की बात की जाती है तो वहां पे जो डिस्टेंस होता है व्हीकल्स का, पब्लिक का, वो बहुत कम होता है। दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड टू ईच अदर। सो सिमिलरली द एटम्स which are present in the medium, particles which are present in a medium are, if they are compactly packed to each other, अगर ज्यादा नजदीक है तो this is called a denser medium. If they are much larger to gap between them, ज्यादा दूरी है दोनों के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, then it's called a rare medium. अब मीडियम्स को हम लोग डिवाइड करते हैं, we have the 3 states of matter. First one is solid state, second one is liquid state, and third one is the gaseous state. And what are the main thing between these states and the medium? For example, अगर हम बात करते हैं solid medium की, तो solid medium के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, तो देयर इज नो एयर स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में कोई एयर स्पेस नहीं होता। वहीं मैं लिक्विड मीडियम की बात करता हूं तो देयर इज सम डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे सम डिस्टेंस है। और वहीं मैं गैसियस मीडियम की बात करता हूं तो देयर इज ए लार्ज डिस्टेंस बिटवीन देम। बहुत ज्यादा डिस्टेंस, तो दिस मेक द मीडियम रेयर एंड डेंसर। तो हियर बाय द कंपैरिजन ऑफ दीज 3, और द लास्ट इज वैक्यूम। Vacuum means there is no particles, nothing is there, कुछ भी नहीं। So as compared to that, on the increasing order or decreasing order as you want, I take the density to the rarity, sorry density to rarity। denser से rare की तरफ अगर मैं बात करता हूं तो solid is the most denser as compared to both 3 things। सॉलिड ज्यादा डेंसर होगा, पार्टिकल्स नजदीक है। लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड की बात करते हैं तो देयर इज सम गैप बिटवीन द पार्टिकल्स, तो इट इज रेयर एज कंपेयर टू सॉलिड। जो लिक्विड है वो सॉलिड से
कम डेंसर है, तो इट मीन्स इट इज रेयर, इट इज डेंसर। अगेन आई कंपेयर द लिक्विड टू गैस, तो इसके अंदर पार्टिकल के बीच की स्पेस कम है, इसमें ज्यादा है, तो इट इज रेयर देन इट इज डेंसर। तो देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन द टू मीडियम विच इज डेंसर विच इज रेयर। अगर मैं कंपैरिजन की बात करता हूं, वी हैव टू सी क्लियरली दैट विच इज डेंसर विच इज रेयर। अगर मैं सिर्फ गैस और लिक्विड की बात करता हूं तो ये डेंसर हो जाएगा, ये लिक्विड, ये गैसियस पार्ट जो है गैस, ये क्या हो जाएगी, रेयर हो जाएगी। वैक्यूम की और गैस की बात करते हैं तो गैस रेयर हो जाती है, वैक्यूम सॉरी गैस डेंसर हो जाती है, वैक्यूम रेयर हो जाता है। तो अब इससे स्पीड ऑफ द लाइट पे क्या इफेक्ट पड़ता है या किस तरह से रिफ्रैक्शन पैदा होता है वो देखते हैं। तो रिफ्रैक्शन इज नथिंग, इट इज ए ट्रैवलिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। क्लियर? एंड द पाथ ऑफ द लाइट इज डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। मीन्स रिफ्रैक्शन इज ए phenomenon in which the light can travel from one medium to another medium, and when it passed from one medium to another medium it divert or it deflected from its original path, अपने पाथ से थोड़ा सा भटक जाती है, और इसी भटकाव को हम लोग रिफ्रैक्शन बोल देते हैं। क्लियर? कैसे होता है इसको हम डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। हम लोगों के एक एक्सपेरिमेंट आता है 10th क्लास में, दैट इज कॉल्ड ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट। तो ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट को किस तरह से समझ सकते हैं, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, आई मेक ए प्रॉपर ग्लास स्लैब हियर। ये ग्लास स्लैब, दिस इज ए ग्लास स्लैब। अब इसके अंदर किस तरीके से लाइट क्रॉस होती है, देखो दिस लाइट, द ग्लास स्लैब कैन डिवाइड द मीडियम्स इन द टू पार्ट्स, दीज आर कॉल्ड द इंटरफेसेस। ये जो साइड्स हैं इसकी ग्लास स्लैब की, ये क्या है, एक इंटरफेस का काम करती है, इंटरफेस। तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी and this is D. So ABCD is a glass slab. AB is the interface between the rare and the denser. Glass slab जो है वो क्या है, denser medium है. So this is a glass slab. It represents the denser medium. Second one, there is a air. अगर यहाँ एयर की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, तो दिस इज द रेयर मीडियम। तो अगर मैं इसको बाहर की तरफ एयर लेता हूं, एयर, तो इट इज रेयर मीडियम। हियर इज आल्सो एयर, दिस इज रेयर मीडियम। ABCDC is a interface. So AB and DC or CD are interface between rare and denser medium. क्लियर? AB जो है वो इंटरफेस का काम कर रहा है रेयर और डेंसर मीडियम के बीच में। अब किस तरीके से काम करता है ये देखते हैं हम लोग। देखो अब इंटरफेस है तो वी हैव टू मेक ए नॉर्मल टू इट। देखो AB के हम लोग नॉर्मल बनाते हैं, या पहले हम करते हैं कि एक पर्टिकुलर एंगल पे कोई लाइट आ रही है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट। हम लोग जैसे रिफ्लेक्शन में पढ़ते हैं तो दिस इज जस्ट लाइक ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बट यहाँ पे दिस इज ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो दिस इज ए
there is a normal, I make a normal here, this is n, normal n, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। and there is a beam of light, सपोज करो यहाँ पे एक लाइट की बीम आ गई, this is a ray of light that is P O, a point of interaction, a point of meeting of normal and the ray light P at point O on interface AB, AB के ऊपर जो P रे है उसकी जो मीटिंग पॉइंट है, नॉर्मल का जो मीटिंग पॉइंट है, एक पॉइंट है, उसको मैंने क्या नाम दे दिया, O नाम दे दिया। क्लियर? नाउ द लाइट इज पास थ्रू इट। अब क्या है कि लाइट अब ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो अब तो ये वाली लाइट और ये वाली लाइट जो रेयर मीडियम है, यहाँ पे भी रेयर है, यहाँ पे भी रेयर है, तो लाइट जो है वो पैरेलल सीधी निकलती है। हम लोग एक तरीके कंपेयर, इट विल बी गोस पैरेलल, तो देयर इज अगेन ए नॉर्मल, this is again n dash. For this interface divide the rare and denser, this interface divide denser and rare medium. Again the light is goes in that direction, लाइट चलेगी, लाइट आई और चली, बीच में क्या हुआ, we cannot be able to note it, हम इसको नोट नहीं कर सकते। क्लियर? अब क्या करते हैं हम लोग, इस रे ऑफ लाइट को आगे बढ़ाते हैं, इस रे ऑफ लाइट को मैंने आगे बढ़ाया तो देखता हूं कि दैट लाइन इज पैरेलल टू दैट, इट इज, दिस डायग्राम इज नॉट ऑन द स्केल, सो इट इज समवॉट कर्व, बट इफ यू मेक इट ऑन ए पेपर बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और द मेजरिंग स्केल, इट विल बी सेम स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे जो लाइन है वो कैसी आ रही है, स्ट्रेट आ रही है, ठीक है। दिस लाइन में बी एल, इसको मान लेते हैं हम लोग एल, तो पी एल इज ये एक्चुअल पाथ ऑफ द लाइट, बट द लाइट इज पास सम विद सम डिफ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड ए लैटरल शिफ्टिंग। अब मैं जब इस लाइन को मिलाता हूं तो अंदर का पार्ट कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, जस्ट लाइक। तो दिस ब्लू लाइन शो द डिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट इनसाइड द डेंसर मीडियम। किसी भी डेंसर मीडियम के अंदर लाइट है वो थोड़ी सी अपने पाथ से भटकी है, ये थोड़ा सा डिफेक्ट हुई है या अलग हुई है। तो यहाँ पे जो लाइट थोड़ी डिफेक्ट होगा, अगर यहाँ से सीधी आएगी अपनी स्पीड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड की स्पीड से आती है, 3 × 10⁸, जो लाइट की एक्चुअल स्पीड है उसी स्पीड से, दैट इज कॉल्ड सी। अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं तो स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू सी, एक सी स्पीड लाइट आ रही है और यहां से जो लाइट निकलेगी उसकी स्पीड भी क्या होगी, अगेन सी। सिमिलर इस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट सी है, इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट सी है, बट हियर द लाइट स्पीड ऑफ लाइट विल बी डिक्रीज। क्यों? जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग गाड़ी की स्पीड को मार्केट के अंदर मेंटेन नहीं कर सकते, इट विल बी स्लो डाउन, हम लोग गाड़ी धीरे धीरे चलानी पड़ेगी, हमको साइकिलिंग भी करनी है तो धीरे धीरे करनी पड़ती है, वी कैन नॉट बी एबल टू मेंटेन आवर स्पीड। तो उसी स्पीड के कारण क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा अपने पास से इधर उधर जा सकते हैं क्योंकि भीड़ रहती है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो लाइट है
वो जब डेंसर मीडियम में आती है तो पार्टिकल्स की हिंड्रेंस के कारण इसकी स्पीड भी थोड़ी सी कम हो जाती है, और जैसे ही स्पीड कम होती है इट विल बी डिफेक्ट फ्रॉम इट्स पाथ, इट विल बी डाइवर्ट फ्रॉम इट्स पाथ, वो अपने पाथ से थोड़ा सा डाइवर्ट हो सकती है। अगर यहाँ पे स्पीड c है तो यहाँ पे c डैश हो सकती है। सपोज क्या होगी यहाँ पे स्पीड c डैश, तो ऑलवेज हमेशा c इज ग्रेटर देन c डैश। जो एक्चुअल स्पीड है लाइट की वो हमेशा क्या रहती है, ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू द डिप्लीटेड स्पीड, और कह सकते हैं अपरेंट स्पीड से। तो ये ओरिजिनल स्पीड है और ये जो है वो डेंसर मीडियम में स्पीड है। तो इन दिस वे वी कैन से दैट दिस इज ए रिफ्रैक्शन इन विच, जस्ट नॉर्मली हम अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो रिफ्रैक्शन इज ए फेनोमेना इन विच द लाइट कैन बी डाइवर्ट फ्रॉम इट्स पाथ व्हेन इट गोज फ्रॉम रेड मीडियम टू डेंसर मीडियम और फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेड मीडियम। क्लियर? एंड दिस डाइवर्जन और दिस कह सकते हैं हम लोग diversion of the path of the light, yeah, we can use the word something like diversion, we can use the part deflect from its path, depict from its path, is called a refraction। इसको हम लोग रिफ्रैक्शन कह सकते हैं। क्लियर? तो इन दिस वे वी कैन बी यूज कह सकते हैं डू द एक्सपेरिमेंट विद द ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो वी हैव टू यूज द पिन, वी हैव यूज द पिन, फॉर एग्जांपल देयर आर द टू पिन्स आर यूज्ड, फर्स्ट वन इज द पिन PQ, P pin and Q pin here, and the way we have to see it, this is, suppose this is a glass slab, the pins are put it here on the paper and we have to see from that interface, this is the first interface, this is the second interface, so we have to see the interface from that to that। इस इंटरफेस से और इस इंटरफेस के बीच में हम लोग कंपेयर करते थे A B C D, तो इंटरफेस दो हो गए, एक इंटरफेस ये हो गया, एक ये हो गया। तो हम लोग इस इंटरफेस के ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने पिन लगा रखी है, दो पिन लगा रखी है, और इस इंटरफेस से मैं इसको देखता हूँ जस्ट लाइक दैट। तो जब यहाँ से देखता हूँ तो मेरे को रे ऑफ लाइट जो है वो कुछ इसी दिखाई देती है। तो आई मेक अगेन द पुट ए पिन हियर दैट इज R and this is S, E Q R S, these are the pins which is used for the detecting the ray of light। Now the angle made by the normal when the light is incident, that is angle I, and the angle made by inside the denser medium, this is angle R, so this is R1, this is I1। ओके, तो यहाँ पे देखो इस इंटरफेस के लिए बात करता तो ये इंसिडेंट लाइट है PO, और इस इंटरफेस की बात करता हूँ DC और CD के बीच में, तो देयर इज ए लाइट O डैश, ए पॉइंट O डैश फ्रॉम वेयर द लाइट इज एमर्ज आउट, जहां से लाइट बाहर आई है उसको मैं O डैश मान लेता हूं। तो यहां से जब लाइट बाहर आई तो O डैश इज द इंसिडेंट रे फॉर द DC, मतलब OA जो लाइन है O एंड O डैश, देखो ये लाइट जो है PQO, मतलब PO जो लाइन है ये तो क्या होगी, इंसिडेंट रे होगी AB के लिए, और DC के लिए इंसिडेंट रे क्या होगी, O डैश हो गई। तो दिस इज A अगेन I2, this is I1 and this is I2, this is R1 and this is R2। Clear? So we have to see that the angle of I1 and R2 is approximately same or sometimes small or bigger। तो हम लोग यहाँ ले सकते हैं angle I1 is some just like that, or
जस्ट लाइक कुछ छोटा हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है। सम वॉट हमेशा बिगर रहता है, तो इट इज कंपेयर टू R2 और R2 is also known as emergent. रे ऑफ लाइट, जो लाइट आ रही बाहर आ रही है। क्लियर? You have to see that this is the experiment of the glass slab for the refraction, okay, how the refraction take place, how the light can change its path in the when it come from rare medium to dense medium. एक चीज और बता देता हूँ, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो रेयर मीडियम में हमेशा देख अलग अलग रेयर मीडियम है तो अलग अलग होती है, और एक ही प्रकार का रेयर मीडियम है सेम टाइप, तो उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट भी सेम रहेगी। अब यहाँ पे कुछ चीजें आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉज क्या क्या है। यहाँ पे मैंने ग्लास स्लैब की बात करी तो ग्लास स्लैब के थ्रू हमने रिफ्रैक्शन को पढ़ा। अब ये रिफ्रैक्शन होता है, इसके कुछ लॉज भी हैं, देयर आर द सम लॉज, मतलब 2 लॉज आर देयर। तो दीज आर एज फॉलोज। ये किस तरह से काम करते हैं, कौन कौन से लॉ हैं। अगर मैं इसको इसी में दिखाना चाहता हूं तो वैसे क्लियरली नहीं दिखाई देगा, तो आई हैव टू रफ इट एंड मेक अनदर डायग्राम। तो सेकेंड इज लॉज ऑफ refraction. So what are the laws of refraction? The first law, फर्स्ट लॉ की बात करते हैं तो वही चीज है the incident ray, normal and refracted ray always lie on same प्लेन, एक ही प्लेन पे लाई करती है। अब कैसे करती है देखो, ये कोऑर्डिनेट्स मान लो इसको, और दिस इज द इंटरफेस ए बी, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज वाई, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मान लिए y एक्सिस और x एक्सिस, और y को मैं एक तरीके से नॉर्मल डोनेट करता हूँ, इट इज ए नॉर्मल, और इधर ये AB है, ये क्या है AB इंटरफेस। इंटरफेस मतलब इट इज डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द 2 मीडियम्स। सपोज करो ये रेयर मीडियम है, दिस इज डेंसर। अब रे ऑफ लाइट जब आती है तो मान लो ये रे ऑफ लाइट आ रही है एंड इट मेक ए एंगल I2 हियर, क्लियर, एंड इट पास थ्रू इट, ये थोड़ा सा इससे पास हो, दिस इज रिफ्लेक्टेड।
तो यहाँ पे हमने देखा कि ये लाइन और ये लाइन एक ही प्लेन पे है, एक ही प्लेन पे है, क्योंकि कोई भी लाइट आएगी तो लाइट हमेशा इसी प्लेन को लेगी, यूज करेगी, तो इट इज यूज दैट प्लेन, नॉट दैट प्लेन। ये तो होगी रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे है ये? रिफ्रैक्टेड रे। और अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे की बात करता हूं तो इट वुड बी रिफ्लेक्टेड लाइक दैट। तो रिफ्लेक्शन के अंदर तो लाइट ऐसे जाके ऐसे जाएगी, तो दिस इज रिफ्लेक्शन। एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड। आर डैश, आर जो एंगल है ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, आर डैश है वो रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो इन दिस वे वी कैन से दैट कि द इंसिडेंट रे, दैट इज दैट इंसिडेंट रे, this one, and refracted ray, this one, both. So incident ray and refracted ray and the normal, this is normal, this is n, ये मान लो n है, n and that's normal है, ये और ये सब एक ही प्लेन के ऊपर आते हैं। क्लियर? नाउ द सेकंड लॉ। This law is also called Snell's law. Also known as the Snell's law. What is Snell's law? हमने इंटरफेस पढ़ा था। सपोज करो अगेन ये इंटरफेस है ए और बी, इसके ऊपर ये नॉर्मल है, ये मीडियम रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये लाइट आ रही है, ये यहाँ पे ओ पे मिलती है, ये नॉर्मल है एन, ये पी ओ लाइट है, इंसिडेंट है, और ये एक एंगल बना रही है दैट इज आई, एंड दिस इज अ रिफ्लेक्टर एंगल, दिस इज आर, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे की बात करते हैं। तो इंसिडेंट रे जो है PO और रिफ्रैक्टेड रे है POQ। तो यहाँ पे एंगल आई जो एंगल R है उसका साइन, साइन मीन्स, साइन इज ए सिंबल, दैट इज साइन इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। तो स्नेल्स लॉ होता है साइन आई एंड साइन आर। साइन आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन आर मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ऑलवेज कांस्टेंट। किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए लेते हैं तो हम उस मीडियम के लिए इन दोनों की वैल्यू हमेशा क्या होती है, मतलब रेशियो जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। It means definition is that Snell's law, the ratio of the sine of incident angle and the sine of incident reflected angle is always constant. हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो रिफ्रैक्शन के लिए के अंदर हम लोगों ने दो तीन चीजें पढ़ी आज। फर्स्ट वन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन एंड व्हाट आर द ऑप्टिकल डेंसिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्शन टेक प्लेस, व्हाट आर द रेयर एंड डेंसर मीडियम, टू थिंग्स। थर्ड थिंग, रेयर और डेंसर मीडियम के अंदर लाइट किस तरह से पास होती है, रिफ्रैक्शन किस तरीके से, दैट वी हैव टू लर्न अबाउट द स्लैब, glass slab experiment. And the last today's topic, that is laws of refraction. What are the laws of refraction and
So Snell's law is the sin I upon sin I. It is the ratio of the sin I upon sin R is equal to constant. Okay, this is called Snell's law. कई बार आता है एग्जाम में what is Snell's law. The Snell's law is the comparison or the ratio of the sine of incident angle and the sine of refracted angle is called Snell's law. Clear? And this is the formula. And it is a constant term for a particular medium. Now the third thing is refractive index. So what is refractive index? Refractive index, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम्स होते हैं. मीडियम्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लें, रेयर एंड डेंसर मीडियम. एंड दी रेयर एंड डेंसर मीडियम्स is a phenomenon of the hindrance to decrease the speed of light. Now the term is refractive index is come to us. What is refractive index? It is also based on the denseness and rarity of the rareness of the medium. कि कितने हद तक, at what magnitude, or we can say that at what extent the light can be diverted from its path, or can the decrease of the light into the medium. कि how much extent the decrease of light into the medium and divert from its path. लाइट कितनी हद तक मीडियम के अंदर जाने के बाद अपनी स्पीड पे कम करती है, या कम स्पीड होती है उसकी, या वो कितना अपने पाथ से डाइवर्ट होती है. दैट रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट when comparison between the two medium is called a refractive index. Means it is a ratio. We can, if we want to write a definition of refractive index, then we have to write like that कि it is a ratio of the speed of light between the two mediums. ये comparison of the speed of light between the two mediums. For example, मैं बात करता हूँ, there is a two medium, that is A, B. This is again interface, and this is the rare medium, and this is denser medium, and the light is passed through it. This is the normal again, and the light is passed through it. The light जो है इसे pass हो रही है. This is the angle I, and it is refracted as like that. This is angle R. Clear? So the velocity of light in rare medium, this is v1, velocity of light in rare medium, and here v2, velocity of light in denser medium. So this diagram is rare and denser medium. The velocity of light in rare medium v1, velocity of light in the denser medium. Then how we have to compare these velocities? So there is a new symbol for that. That is refractive index is denoted by mu. Denoted by mu or sometime by n. या तो mu से डिनोट कर दो या उसको n से डिनोट कर दो. Now we have to compare the velocities. If I want to compare the velocity of light of rare medium, इसको इससे कंपेयर कर रहा हूं, तो I have to write velocity v1 और v2. मतलब रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसको मान लो मीडियम 1, दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2. तो फर्स्ट पॉइंट, व्हेन लाइट पास फ्रॉम
मीडियम 1 to मीडियम 2, मीडियम 1 to मीडियम 2, मीडियम 1 to मीडियम 2 में जा रही है। तो दो कंडीशन होगी। फर्स्ट कि जो कंपैरिजन है, तो मान लो मैं उसको म्यू 1 2 लिख रहा हूं, मतलब 1 को कंपेयर कर रहा हूं 2 से। क्या होता है, जिसका हमको निकालना होता है उसको हम लोग नीचे रखते हैं, उसको हम लोग नीचे रखते हैं, और जिसका हमको पता होता है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं। सपोज करो मेरे को ए के कंपैरिजन में 2 का निकालना है, ए के कंपैरिजन में 2 का, मतलब वापस समझना कि मीडियम 2 है, दोनों को आपस में कंपेयर करना है और किसका निकालना है। तो एक का हमको पता होगा, एक का पता नहीं होगा, और दूसरे हमको म्यू की वैल्यू मालूम होगी। ठीक है, अगर हमको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं इन पे या हम लोग सॉल्व करना है, तो आप लोगों को 2 वैल्यू दी होगी, तीसरी वैल्यू आपको निकालनी पड़ती है। तो देयर इज ए कंपैरिजन कि अगर मैं ऐसे रखता हूं म्यू 1 and 2, म्यू 1 2, इसका मीन्स होगा मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 and 2, रेशियो ऑफ 1 and 2। तो इट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इन मीडियम 2, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 दैट इज v2 अपॉन velocity of light in medium 1, that is v1। means I want to calculate the refractive index of v1 as compared to v2। इसका निकालना है इसके रेस्पेक्ट में, तो जिसका निकालना है उसको आगे रखो, जिसका निकला हुआ है उसको पीछे रखो। क्लियर? तो मतलब 1 का निकालना है 2 की रेस्पेक्ट में, तो v2 अपॉन v1। क्लियर? वापस सुनो, जिसका निकालना है मतलब मेरे को 1 का निकालना है 2 की रेस्पेक्ट में, मीडियम 2 की रेस्पेक्ट में मुझे 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। देन आई राइट द कंपैरिजन एज v2 अपॉन v1, वेलोसिटी ऑफ 2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ 1। यहाँ पे 1 2 लिखूंगा, यहाँ पे 2 अपॉन 1 कर दूंगा। मींस यहाँ पे अगर फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम लिख रहा हूं तो यहाँ वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम हो जाएगा। सेकंड थिंग, मुझे निकालना है 2 का 1 की रेस्पेक्ट में, तो देन इट इज विल बी अपोजिट। मींस वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 1 upon velocity of light in medium 2। clear? that is v2 upon v1 upon v2। ये जस्ट अपोजिट ऑफ द फर्स्ट सिचुएशन, पहली सिचुएशन के जस्ट अपोजिट होगी। क्लियर? तो here we have to see the refractive index। the refractive index is the ratio of the speed of light between the two mediums, and these are denoted by, this refractive index is denoted by the mu or n। I use the mu here as the refractive index symbol, and I compare the refractive index of 1 with 2। means I want to distinguish the refractive index of 1 as compared to 2, then it is written as velocity of 2 upon velocity of 1। मतलब एक की निकालनी 2 की रेस्पेक्ट में, वहां पे अगर मैं 2 की निकाल रहा हूं 1 की रेस्पेक्ट में, तो आई राइट द वेलोसिटी ऑफ 1 अबव ऊपर एज ए न्यूमरेटर एंड वेलोसिटी ऑफ 2 एज ए डिनोमिनेटर। दोनों का आपस में कंपेयर करना है, तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल चलते हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स there is also a new term, that is the absolute refractive index। so what is the absolute refractive index? Actually absolute refractive index is a refractive index of the medium as compared to the vacuum। we know that the speed of light is highest in the vacuum। vacuum में सबसे ज्यादा speed of light होती है।
अर्थ पे एयर सबसे रेयर मीडियम है, दैट्स वाई वी यूज द एयर लाइक एज कंपेयर टू द वैक्यूम। हम लोग एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम मानते हैं, दैट इज 1, जबकि वैक्यूम का तो बहुत ही कम होता है, मतलब उसके अंदर पार्टिकल्स है नहीं तो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम रहती है, जबकि एयर में सम वॉट कम भी हो जाती है। तो हम लोग एक नई टर्म है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग, इट इज द कंपैरिजन ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ द इन द मीडियम एज कंपेयर टू वैक्यूम। सो इट इज रिटन एज absolute refractive index। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द कंपैरिजन ऑफ द मीडियम। तो मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है, पहले लिख लो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू सी। स्पीड ऑफ लाइट सी होती है। सेकेंड थिंग, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम को जो हम कंपेयर कर रहे हैं दैट इज वी एम। उसका ले लिया हम लोग वी एम ले लिया, तो मीडियम ऑफ मीडियम, जो मीडियम मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है और समथिंग एल्स, ऑयल है, कीटोन है, लिक्विड थिंग्स है, अलग अलग डिफरेंट लिक्विड होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसियस भी होते हैं, जैसे हाइड्रोजन में अलग आएगी, बहुत लाइट गैस है, हीलियम में थोड़ी अलग आएगी, कार्बन में और भी कम आएगी। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कम आए, तो जैसे जैसे डेंसर होती है गैसेस उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता जाता है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज c एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एनी मीडियम इज vm। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो हम लोग जानते हैं हमेशा, दैट इज इक्वल टू 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड होता है, और 3 into 10 raised to power 5 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर मैं बात करता हूँ किलोमीटर से, दिस इज मीटर पर सेकेंड, दिस इज किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसकी वैल्यू तो हम लोगों के लिए छुपी हुई नहीं है, हम लोगों को बात करनी होती है इसकी। तो मैंने ये बोला था कि जिसकी हमको कंपेयर करनी है या जिसकी निकालनी होती है, इट विल पुट इट एज डिनोमिनेटर। सो हियर म्यू एम, म्यू एम मीन्स हम लोग सिर्फ किसके निकाल रहे हैं, मीडियम की निकाल रहे हैं, जो एक्चुअल में उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इट इज नोटेड एज वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज c अपॉन इन वैक्यूम velocity of light Vm in medium, कोई भी मीडियम हो सकता है, इज इक्वल टू c अपॉन Vm, c अपॉन V। So this is the formula for the absolute refractive index, and we notice that the highest absolute refractive index is of diamond, that is 2.42, 2.43, 2.44. They are the not completely 0.44, 42, 43. So it will be sometime 42 written is 42, sometime is 43, or sometime is 44. So it means the refractive index of the mean निकाल करके चलते हैं तो इज 2.43। तो इट इज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सब्सटेंस दैट इज डायमंड। ठीक है, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे हाई होता है। क्लियर? तो यहाँ पे आज की क्लास में हमने देखा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन का कारण क्या है, रिफ्रैक्शन के लॉज क्या क्या हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। इन नेक्स्ट वीडियो आई टेल यू अबाउट द इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, इन विच वी लर्न अबाउट द लेंसेज, टाइप्स ऑफ लेंसेज, एंड हाउ द इमेज इज फॉर्म्ड बाय द lenses. Clear? So today's class is end here,
and wait for my next class. Good day and goodbye.